हेलो नमस्ते, वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास बागी बलिया के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं। एपिसोड 4। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। किस्सा है 1942 का विद्रोह था। गांधी जी के आह्वान पर देश भर के आंदोलन हुए। शहर बलिया ने 2 हाथ आगे जाकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। जेल खाली करा दिए गए। जिले के कलेक्टर को बंद कर सारे अधिकार ले लिए गए। सरकारी कार्यालयों को बंद और निष्क्रिय करने के साथ जिले के पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। डाक, तार, टेलीग्राम सहित सारे संचार माध्यम काटकर जिले को अलग थलग कर पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। तभी एक बुरी सूचना आई कि शहर के तहसीलदार और अंग्रेज परस्त राम लगन बाबू चुपके से बनारस निकल गए हैं। वे वहां सशस्त्र पुलिस दल या सेना के जुटान हेतु ही गए हैं। इसी कारण बलिया नरही मार्ग पर 100 की संख्या में खड़े लोग परेशान थे। सेना या पुलिस के आने की खबर भी गोरे कलेक्टर तक आ गई तो खेल खत्म। समस्या सबके पास, समाधान किसी के पास नहीं। सब एक दूसरे को इसी बात के लिए कोस रहे थे कि तहसीलदार निकला कैसे। इसी वक्त एक पागल न जाने कहां से प्रकट हो गया। उसने किसी से समस्या पूछी। 2-1 बार टालने के बाद किसी ने उसे समस्या बता भी दी। समस्या सुनकर उसने अट्टहास किया। जब चुप हुआ तो बस इतना ही कहा, गए इसी रास्ते हैं तो इसी रास्ते आएंगे भी। लोग अवाक उसका अट्टहास सुनते रहे। थोड़ी ही देर में नरही का पुल तोड़ दिया गया। तहसीलदार साहब बलिया में बिजली आने की गति से मोटर दौड़ाते आए और बिजली जाने की गति से खड्डे में गिर गए। फिर उग्र भीड़ से बचने के लिए भागकर एक विधवा के घर पहुंच गए। समाचार बहरहाल कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाया। डाक साहब पागल या यूं कहें बेघर। दिन में महाविद्यालय की चाय दुकान में चाय की आस में खड़े सबके सामने बेशर्म सी हंसी हंसते व्यक्ति। किसी ने चाय पिला दी, किसी ने आंख चुरा ली। इश्तिहारी कागजों के पीछे कलम, पेंसिल और कभी कभी कालिक से संदेश लिखकर महाविद्यालय बोर्ड पर चिपकाते डाक साहब। चपरासियों या चौकीदारों ने कभी दुर्व्यवहार किया हो ऐसा देखा ही नहीं गया। हाँ, प्रबंधन के कहने पर आदर पूर्वक गेट के बाहर छोड़ आते थे। डाक साहब बाहर ही अपना कार्यक्रम, अपनी क्रांति जारी रखते और अगले दिन फिर चाय की दुकान पर हाजिर। दिन तो खैर महाविद्यालय की नज़र था। रात वह सड़क, फुटपाथ, बंद दुकानों के अहाते या किसी पार्क की बेंच पर काट लिया करते थे। महाविद्यालय इनकी कहानियां साल दर साल अपनी सुविधा से सुनता सुनाता था। कहते हैं इसी महाविद्यालय से पढ़े थे और अपने वक्त के साम्यवादी छात्र नेता भी थे। क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, इसकी जितनी मुंह उतनी बातें। बहरहाल बात ये थी कि डाक साहब बेघर बेपरिवार सड़कों के थे और उन्हें इन्हीं सड़कों पर ही खत्म हो जाना था। आज सुबह भटकते हुए संजय के कार्यालय पहुंच गए तब जब संजय और रफीक कहीं निकलने वाले थे। मरहट्टे चाय पिलाएगा? डाक साहब ने सीधी मांग की। अरे डाक साहब आप आइए ना, भीतर आइए, संजय ने आदरपूर्वक कहा। नहीं, चाय पिलाएगा? डाक साहब अपनी मांग पर रहे। सौभाग्य हमारा, रुकिए हम ही बाहर आ जाते हैं। कहते हुए संजय ने कार्यालय से बाहर धूप में कुर्सी खींच ली। 3 कुर्सियों में से पहले पर डाक साहब बैठे, फिर संजय और फिर रफीक।
संजय ने बैठने से पहले ही बिरजू को चाय का इशारा कर दिया था। और कहिए डॉक्टर साहब, जिले की हालत कैसी है? संजय ने बैठते ही पूछा। खराब है, बहुत खराब। यमुना के पानी में अफीम मिला दी है शैतान ने। बादशाह या तो मज़े में है या नशे में। रफ़ीक को देखते हुए डॉक्टर साहब ने ये बात कही और परेशान हो गए। डॉक्टर साहब की बातें किसी को समझ नहीं आती थी, मगर अक्सर उन्हें इसी तरह की मज़ेदार बातें सुनने के लिए बैठाया जाता था। चाय आ गई थी। बिरजू से चाय लेकर डॉक्टर साहब को देते हुए रफ़ीक ने मौज ली। आप संजय को मरहटा क्यों कहते हैं डॉक्टर साहब? कौन संजय? अरे यही, आपके चाय की दुकान। रफ़ीक ने संजय की ओर इशारा करके दिखाया। ये तो है ही मरहटा। इसकी परेशानी पर महादजी सिंधिया की तरह चमक है। डॉक्टर साहब ने इधर उधर देखते हुए ही कहा। उनकी आंखें एक जगह टिकती ही नहीं थीं। ल्यो नेता, तुम तो साले सिंधिया परिवार के निकल आए। जाओ ग्वालियर, यहाँ घंटा भैंस के आगे छतरी खोले पड़े हो। कहते कहते रफ़ीक हंस पड़ा। संजय जिसने प्याली होंठों से लगाई थी, उसकी भी चाय सरक गई। लगे हाथों मेरी भी जनपत्री खोल दीजिए डॉक्टर साहब। ये भी बता दीजिए कि हम कौन हैं? रफ़ीक ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। तू मुगल है, मुगल बच्चा, डॉक्टर साहब ने बिना एक क्षण रुके हुए कहा। लेओ राजा, राज पर राज खुल रहा है। अब्बू तक को पता नहीं, कहते हैं कि हम लोग मिरासी हैं। यहाँ तो साला बदन में तैमूरी खून दौड़ रहा है। रफ़ीक ने हंसते हुए कहा। तो डॉक्टर साहब उठ रहे हैं अब की अध्यक्षी, आशीर्वाद दीजिएगा ना? संजय ने बात बदलते हुए काम की बात की। तू तो पैदा ही राजनीति करने के लिए हुआ है मरहट्टे, डॉक्टर साहब ने बिस्कुट पर नज़र गड़ाए हुए कहा। शुक्रिया। संजय ने बिस्किट उनकी ओर बढ़ा दी। लेकिन गुलाम कादिर खान रुहैला को कम मत आंकना। वह शैतान का जाया है, कुछ भी करेगा। डॉक्टर साहब की बिस्किट चाय में गिर गई थी। वह खिंच गए थे। साला एक बाउंसर झेलो, तब तक दूसरा बीमर फेंक देते हैं डॉक्टर साहब। अब ये तो तीसरा एलिमेंट कौन है? गुलाम कादिर खान रुहैला? रफ़ीक ने सिर पीटते हुए कहा। लड़ाई तो मुगलों और रुहैलों की है मरहट्टे। रुहैलों को मुगलों से लड़वा दे, तू तो बस राजनीति कर। डॉक्टर साहब ने रफ़ीक की ओर ध्यान न देते हुए कहा। मतलब नहीं समझा डॉक्टर साहब। संजय को कुछ समझ नहीं आया। तू राजनीति कर, राज मुगलों को ही करने दे। डॉक्टर साहब ने बात फिर दोहराई। अरे चच्चा, चाय ख़त्म हुआ ना? चलिए अब, और काम भी है हमें। काजीपुरा जाना है, लड़कों को मिट्टी तेल बांटना है, वोट मांगना है। रफ़ीक ने ऊबते हुए कहा। सुन, डॉक्टर साहब ने रफ़ीक के कान के पास जाते हुए कहा। सुना। रफ़ीक ने भी एक गाने की तर्ज पर अपना कान आगे कर दिया। डॉक्टर साहब ने भुनभुनाते हुए रफ़ीक के कान में कुछ कहा। सुनकर रफ़ीक ने संजीदा होकर क्षण भर को डॉक्टर साहब को देखा और कहा। चचा, हमें लगा आती क्या खंडाला कहेंगे, आप तो अश्लील बात करने लगे। मरहट्टे, इस नाई की कैंची को समझा। वह गुलाम कादिर खान रुहैला है, वह शैतान का जाया। डॉक्टर साहब की बात आधे पर ही रोककर रफ़ीक ने कहा। ए चचा, हम समझ गए, हम मुगल हैं। नेता माधवराव सिंधिया है और आप लॉर्ड कार्नवालिस हैं। ठीक, अब चलिए उठिए। आप उठेंगे तभी ना हम भी उठेंगे। रफ़ीक ने डॉक्टर साहब की बाह में हाथ डालते हुए कहा। मियाँ ऐसा नहीं है। संजय ने रफ़ीक को ठीक तरह से बर्ताव करने को कहा। नेता बहुत काम है, पागल पगलौटी के चक्कर में पड़ेगा तो यहीं शाम हो जाएगा। अभी तुम देखो, इनको मेरा नाम भी पता होगा। मेरा नाम क्या है डॉक्टर साहब? झल्लाते हुए रफ़ीक ने कहा। अब्दुल्ला जलालुद्दीन अब्बुल मुज़फ़्फ़र हमुद्दीन मोहम्मद अली गौहर। डॉक्टर साहब जारी रहे। हाँ हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब। शाम तक जब नाम पूरा हो जाए
तो वैशाली चौक पर आ जाइएगा, अफीम वाली चाय पिलाएंगे। कहकर रफ़ीक डाक साहब से पहले ही उठ गया। नाई की कैंची, दर्जी की कैंची बंद। रफ़ीक को कोसते हुए डाक साहब आगे निकले और रफ़ीक संजय को लेकर काजीपुरा की ओर बढ़ा। ऐसा नहीं बोलना था मियाँ, संजय ने डाक साहब की बाबत रफ़ीक से कहा। और कैसे बोलना था? उनका टेप रिकॉर्डर 2 साल पहले फंस गया है तो हम क्या करें? रफ़ीक ने झुंझलाहट में कहा। अच्छा छोड़ो, ये कहो कि काजीपुरा में कौन सा वोट है हमारा? इधर कहाँ लिए जा रहे हो? संजय ने काजीपुरा की तंग गलियों से गुजरते हुए पूछा। बभनान वोट, रफ़ीक ने 2 शब्द में जवाब दिया। काजीपुरा है मियाँ, बभनौली नहीं है, संजय ने रफ़ीक से कहा। रफ़ीक मगर लापरवाह बढ़ता रहा। A1 मुस्लिम होटल के पास आकर रुक गया। दोनों गाड़ी से उतरे और होटल की ओर बढ़े। होटल के भीतर झक सफ़ेद पठानी कुर्ते में बैठे आदमी को संजय देखते ही पहचान गया। उसके मुंह से अनायास निकल गया, ज़फ़र इद्रिस। ज़फ़र इद्रिस, M.A. भूगोल अंतिम वर्ष। अंतिम वर्ष का अंत पिछले 3 सालों से नहीं हो रहा है। हर साल परीक्षा छोड़ बैठते हैं, पास हो गए तो अध्यक्ष नहीं हो पाएंगे। पिछले साल रितेश पाठक को समर्थन दिया था, इसलिए इस साल मठाधीशों का आशीर्वाद भी है। अब की दफ़ा बयार थी, स्थानीय राजनीतिक भाषा में कहें तो टेम्पो हाई ज़फ़र इद्रिस का। रफ़ीक और संजय जब A1 होटल में घुसे तो ज़फ़र मियाँ गोश्त हुसैनी की हड्डियाँ चूस रहे थे। भीतर घुसते ही खमीरी रोटी की खुशबू संजय की भूख बढ़ा गई। और ज़फ़र भाई, सब राज़ी? रफ़ीक ने सामने की लकड़ी की मेज़ पर बैठते हुए पूछा। करम अल्लाह का, तुम बताओ इधर कैसे? ज़फ़र ने पानी का गिलास उठा लिया। माफ़ी मांगनी थी आपसे, अब्बू की मिट्टी में नहीं आ सका। माफ़ करना, रफ़ीक ने कहा। कोई बात नहीं भाई, मसरूफ़ियत रही होगी, समझ सकता हूँ, ज़फ़र ने कहा। संजय बहरहाल मेनू कार्ड पर नज़रें गड़ाए रहा और ज़फ़र और रफ़ीक के बात करने के दौरान ही संजय ने कोरमा और खमीरी रोटी ऑर्डर कर दी। सुना तुम खुद भी नहीं थे मिट्टी में? कफन दफन सब औरों ने ही किया, रफ़ीक ने सवालिया लहजे में कहा। हाँ नहीं, मतलब कोशिश तो की थी मगर। ज़फ़र अब थूक घूंटने लगा था। रफ़ीक ने ताड़ लिया और उसने तर्जनी के इशारे से अपने चेहरे के पास बुलाया। सुनो बड़े भाई, तिहरे हत्याकांड में तुम्हारा भी नाम आ रहा है। कप्तान का आदेश हुआ है कि केस जल्द निपटाने का, लेकिन हम तो उस दिन इमामबाड़ा देखने गए थे, तस्वीर भी है, ज़फ़र ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। कोतवाल के पास भी एक तस्वीर है, जहां आप पेड़ के पीछे से निशाना लगाए खड़े हैं, रफ़ीक ने ज़फ़र की आंख में आंख डालकर कहा, जिसे सुनकर ज़फ़र शांत पड़ गया। एक और दफ़ा उसने पानी का गिलास उठाया और फिर रख दिया। कुछ देर मुंह पर हाथ रखने के बाद ज़फ़र ने मेज पर टोपी पटकते हुए कहा। अल्लाह ने ही मुंह फेर रखा है रफ़ीक, करें क्या? पहले अब्बू चले गए, फिर ये मुआ बर्ड फ्लू। 10,000 की ज़रूरत थी वकील को देने के लिए तो ये काम निपटा दिए। मुसीबत है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही। सुना तुम अध्यक्ष ही उठ रहे हो? रफ़ीक ने अब काम की बात पूछी। हाँ, उठ क्या रहे हैं, कौम वाले उठा रहे हैं, हमारी क्या बिसात, ज़फ़र ने बोझिल आवाज़ में कहा। बैठ जाओ, रफ़ीक ने सुझाव दिया। क्या चाहते हो, असलहा ही उठा लें, ज़फ़र ने तैश आते हुए कहा। तुमने तो BTC भी किया था ना, रफ़ीक ने अचानक पूछा। हाँ मियाँ, अल्लाह गारत करे, 1 लाख रुपए मांगते हैं नौकरी के लिए। मैं देता हूँ और बदले में, रफ़ीक ने कहा। हम बैठ जाएं या नहीं, ज़फ़र ने कहा। आशीर्वाद दे दो भाई, भाई अध्यक्षी लड़ेगा अब की साल, रफ़ीक ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा। मठाधीशी करने लगे हो रफ़ीक, चलो जैसी मर्ज़ी अल्लाह की, पैसे दानिश के गले पर रखवा देना, हम जिला ही छोड़ देते हैं साला, ज़फ़र ने टोपी पहनते हुए कहा।
तुम्हारे पास कितने लड़कों के आईडी कार्ड जमा हैं बड़े भाई? रफ़ीक ने पूछा। 100-150 होंगे, जफ़र ने जवाब दिया। किनके? रफ़ीक ने पूछा। बहेरी, कासिम बाज़ार, जलालपुर, कसाई टोला, यहीं के हैं सब, जफ़र ने सौंफ उठाते हुए कहा। चलो ठीक है, दानिश की दुकान पर आईडी रखवा देना, पैसे अगले दिन वहीं से लेना, रफ़ीक ने कहा। निकलता हूँ, खुदा हाफिज़, कहकर जफ़र इद्रिश होटल से बाहर निकल गया। उसके जाते जाते ही संजय और रफ़ीक के सामने कोरमा और खमीरी रोटी आ गई। ये कौन बोला? रफ़ीक ने खाना देखते ही पूछा। हम बोले मियाँ, होटल में बैठकर तरसना अच्छी बात नहीं, और वैसे भी 150 वोट हाथ आया है, पार्टी ले लो, संजय ने कहा। चल साले, शीश महल में फिल्म शुरू हो जाएगी, रफ़ीक ने संजय को कंधे से उठाते हुए कहा। लेकिन खाना तो? बात पूरी करते करते रफ़ीक ने संजय को कुर्सी पर से उठा लिया। चचा, अब्बू के खाते में डाल दीजिएगा, कहकर रफ़ीक संजय के साथ बाहर निकल आया। खाना क्यों नहीं खाने दिए साले? भूख तेज़ लगी थी और कौन सा महंगा था। 30 रुपये प्लेट कोरमा था, कहाँ मिलेगा जिला भर में? संजय ने होटल से बाहर निकलते ही झल्लाहट से कहा। वही तो हम कह रहे हैं, कहाँ मिलेगा 30 रुपये में जिला भर में? रफ़ीक ने सवाल का जवाब सवाल में दिया। मतलब? संजय कुछ समझ नहीं पाया। मतलब ये कि वो बड़े का गोश्त था साले, खाओगे? रफ़ीक ने हंसते हुए कहा। मतलब गाय? संजय की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, पाड़ा भी हो सकता है, रफ़ीक ने हंसते हुए कहा। मारो साले, आज तो धर्म गया था रसातल में। हम साला उर्दू में मेनू नहीं समझ पाए मियाँ, फ़ोटो देख के ऑर्डर मार दिए, संजय ने सिर पीटते हुए कहा। उर्दू इस देश में इसलिए भी ज़रूरी है नेता, ताकि दीन धर्म बचा रहे, रफ़ीक ने फिर हंसते हुए कहा, और दोनों ही शीश महल टॉकीज में घुस गए। फिल्म शुरू हो चुकी थी। युवाओं का साथ छात्र नेताओं को 2 कारणों से मिलता है। पहला, एडमिशन के वक्त की गई सहायता, और दूसरा, परीक्षा के वक्त की गई मदद। स्कूलों से निकलकर महाविद्यालय में आए छात्र एडमिशन को लेकर जिस वक्त संक्षिप्त व अचंभित रहते हैं, उसी वक्त छात्र नेताओं की सहायता उन्हें मिलती है, जो आवेदन भरने से लेकर जमा कराने तक में नए बच्चों की मदद करते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को छात्र नेताओं में बड़े भैया दिखते हैं और नेताओं को बच्चों में संभावित वोट। ये अन्योन्याश्रय संबंध एडमिशन के वक्त से शुरू होता है और परीक्षा के वक्त और प्रगाढ़ हो जाता है, जब विद्यार्थियों को साल कॉलेज में खेलते कूदते ही निकल जाता है और परीक्षाएं सिर पर सवार हो जाती हैं। ऐसे वक्त में भी तारणहार बनकर छात्र नेता ही उभरते हैं। हर छात्र नेता अपनी ओर से प्रश्न पत्र जुगाड़ करने का प्रयास ही नहीं, बल्कि दावा भी करता है। अंत में जो छात्र नेता इस प्रयास में सफल होता है, वह छात्रों में पैठ बनाने के अपने प्रयास में भी सफल होता है। संजय भी अपवाद नहीं था। इसी प्रयोजन से संजय, रफ़ीक और कुछ विद्यार्थियों के साथ राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर और महाविद्यालय में प्रधानाचार्य दुर्गा शंकर अवस्थी के घर जगदीशपुर जा पहुंचा था। गुरुजी, आशीर्वाद है ना? संजय ने 15 लड़कों के साथ राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर श्री दुर्गा शंकर अवस्थी के चरणों में झुकते हुए यूं कहा जैसे आशीर्वाद न होकर फिरौती मांगा हो। दुर्गा शंकर अवस्थी अपने 10/12 के कमरे में 15 लोगों के घुस आने से यूं ही सकते में थे और दरवाजे पर रफ़ीक को खड़ा देखकर सदमे में आ गए। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आशीर्वाद है। दुर्गा शंकर अवस्थी के मुंह से बस यही निकला। तो गुरुजी, ज़रा प्रथम वर्ष वाला प्रश्न पत्र दीजिए ना, बच्चों का भला हो जाए, संजय ने खाली सोफे पर बैठते हुए कहा। अर्थात? दुर्गा शंकर अवस्थी ने समझकर भी अनजान बनते हुए कहा। अर्थात ये कि आपने जो 5 सवाल सेट किए हैं वो ज़रा बता देंगे गुरुजी? लड़के गांव से आए हैं, पहला साल है, शहर देखते समझते ही साल निकल गया, अगले साल से जम के पढ़ेंगे।
पढ़ोगे ना बे? संजय ने साथ आए लड़कों से पूछा। यस सर, लड़कों ने संवित स्वर में कहा। देखिए गुरुजी, लड़के अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, भविष्य उज्जवल है जिले का। अब आप भी योगदान दें अपने हिस्से का, संजय ने फिर कहा। लेकिन संजय, इतने बड़े पाठ्यक्रम में से कौन से 5 सवाल आएंगे, ये मैं कैसे बता पाऊंगा? दुर्गा शंकर अवस्थी ने असमर्थता जाहिर करते हुए कहा। तो जौन से नहीं आएंगे वही सब बता दीजिए, बाकी लड़के समझदार हैं, रफीक ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही दरवाजे के बाहर देखते हुए कहा। उसकी रोबीली आवाज़ दरअसल अब तक के माहौल को अचानक गंभीर कर गई। संजय, बात को समझिए, प्रश्न पत्र ऐसे नहीं बनते। कई प्राध्यापकों के प्रश्न मांगे जाते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि जो प्रश्न वह दुर्गा शंकर अवस्थी ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि संजय ने उन्हें बीच में ही रोका। उसने अपने कुर्ते में से 3-4 कागज़ निकालकर मेज़ पर रख दिए और कहा, ए गुरुजी, एकदम गज घंटा समझ लिए हैं आप भी। ये लीजिए, तिलकधारी डिग्री कॉलेज का सिन्हा जी का प्रश्न पत्र, ये शिबली नेशनल कॉलेज के अंसारी गुरुजी का 5 सवाल और ये कमला देवी डिग्री कॉलेज का सेट। अब आप राय मत से दें तो लड़कों का भला हो जाए, संजय ने अपने दोनों हाथों को मलते हुए कहा। ये गलत है संजय, देखो बेटा, दुर्गा शंकर अवस्थी ने आखिरी कोशिश की। अरे टॉप कर जाएंगे लड़के, कॉलेज का नाम प्रदेश भर में चमक जाएगा, आपका नाम राष्ट्रपति सम्मान के लिए भिजवाएंगे अब की बार कुलपति महोदय। रफीक ने दुर्गा शंकर अवस्थी की तर्जनी पर मध्यमा से बीच पेन फंसाते हुए कहा। दुर्गा शंकर अवस्थी लाचार थे। राजनीति शास्त्र का पूरा पाठ्यक्रम उनकी उंगलियों के बीच ही था। अपने मोती जैसे अक्षरों को उन्होंने सादे कागज पर बिछा दिया। रफीक ने कोने से पकड़कर कागज खींच ली। आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी, कहते हुए संजय फिर दुर्गा शंकर अवस्थी के पांव छुए और कमरे से बाहर निकलते हुए उद्घोष किया। बोली बोली बोली, भृगु महाराज की जय। संवित स्वर में आवाज फिर गूंजी। अंधे को आंखों की तर्ज पर लड़कों को प्रश्न पत्र मिल गया था। अंधे को आंखों की ही तर्ज पर संजय को संभावित वोट भी मिल गए थे। भारत एक उत्सव धर्मी देश है, हमारे यहाँ खुद के ही उत्सवों की कमी नहीं है, फिर भी हम इतने उत्सव प्रेमी लोग हैं कि बाहर से भी खुशी आयात कर ही लाते हैं। कुछ रोज पहले ही आयातित उत्सव वैलेंटाइन डे बीता था और अब हमारे देशी हमारे अपने उत्सव होली की बारी थी, जिसे ये जिला इस धूम से मनाता था कि रंग, पानी, कीचड़, मोरी, नदी, नहर किसी में भेद नहीं करता। उस रोज सब माफ होता है और किसी को बुरा लग भी जाए तो अमोघास्त्र की तरह छोड़ दिया जाता है। बुरा ना मानो, होली है। होली के दिन दोपहर के वक्त हॉल्ट से गाड़ी खुल जाने के बाद जैसी वीरानगी सड़क पर पसरी हुई थी, फागुन के महीने से गर्मी का आगाज हो ही जाता है। सड़क फटी हुई कमीजों से अटी पड़ी थी। बच्चों के गुब्बारों और पिचकारियों के हरे लाल रंग सड़क पर सूख कर धब्बा हो चुके थे, जिन्हें अगले 2-3 दिन तक वैसे ही रहना और फिर खत्म हो जाना था। बच्चे होली खेलकर थक चुके थे और अब पुए और कटहल की सब्जी का इंतजार में थे। नई उम्र की नंदें पुरानी उम्र की भौजाइयों की खोज में सड़क पर निकली ही थीं कि माल गोदाम रोड की ओर से शोर बरपा। धड़ धड़ की आवाज के साथ एक ट्रैक्टर भर मताल लड़के मोहल्ले की ओर बढ़े। ऐसा जान पड़ता था कि ड्राइवर को छोड़कर शायद ही कोई होश में हो, और क्या पता ड्राइवर ही सबसे ज्यादा मताल हो। होली है, गर्जना जैसी ही गूंजी लड़कियां सामने पड़े पहले घर में घुस गईं। ट्रैक्टर धड़ धड़ करती हुई एडवोकेट कॉलोनी में शिव शंकर सिंह के घर के पास आकर रुकी। एडवोकेट शिव शंकर सिंह, संजय सिंह के पिताजी। होली है का गर्जन हुआ तो वकील साहब समझ गए कि रफीक की टोली आ गई है।
बेटा तो नेतागिरी के चक्कर में पहले ही हाथ से बाहर था और अब ये रफीक के चक्कर में जात से भी बाहर न करवा दे। वे बैठे सोच ही रहे थे कि नीचे ट्रैक्टर से आवाज़ गूंजी, एक कुएं में 7 कबूतर सातों मांगे दाना, संजय बबुआ नेता बनी है सैयद मिर्जा नाना, जोगीरा सारा रा रा रा। आवाज़ रफ़ीक की थी, हरकारा बाकियों ने लगाया, रा 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 रा, कबीरा सारा रा रा रा। वकील साहब समझ गए थे कि जो जोगिया अभी बेटे संजय तक पहुंचा है वो किसी भी वक्त बाप शिव शंकर तक पहुंच सकता है। उनकी मनोदशा पत्नी समझ गई और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। वह बालकनी में निकली और कुछ कहना चाहा, मगर उससे पहले ही रफ़ीक ने कह दिया, चाची प्रणाम, संजय को भेजिए अति शीघ्र। बबुआ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सोए हैं। चाची ने अपने हिस्से की समझदारी दिखाई। ठीक बा चाची, प्रणाम, रफ़ीक ने कहा। चाची को अपनी समझदारी पर गर्व हुआ। गौरवान्वित होते हुए ही आकर सोफे पर बैठ पाती कि फिर आवाज़ गूंजी, बेटा संजय, बाप के साथ सोए हो? आवाज़ फिर रफ़ीक की थी। हंसी पूरे ट्रैक्टर भर की आई। वकील साहब ये अपमान बर्दाश्त न कर सके और एक हाथ सिर पर रखकर दूसरे हाथ से संजय को जाने का इशारा कर दिया। संजय बबुआ पुरानी शर्ट धारे हुए नीचे उतर आए। संजय को देखते ही होली है का उद्घोष फिर गूंजा। संजय नेता रफ़ीक के हाथ के सहारे से ट्रैक्टर के डाले पर चढ़ गया। मियाँ, मूड बना लिए हो क्या? संजय ने गले लगते ही पूछा। हाँ नेता, तनाड़ा जड़ी है एकदम, हुसैनाबाद वाला, सामने पिसवाए संभालना आज, रफ़ीक ने संजय के सिर पर रंग की पुड़िया खोलते हुए कहा। चढ़ रहा है, संजय ने ट्रैक्टर पर पसरते हुए कहा। रफ़ीक को रंग लगाने की कोई जगह खाली नहीं थी, इतना कि आसमान में सीढ़ी लगाए बैठे हैं। रफ़ीक ने भी बैठते हुए कहा। अच्छा तो बोलो होली है, संजय ने कहा। होली है, रफ़ीक चिल्लाया। बोलो बागी बलिया जिंदाबाद, संजय चिल्लाया। बागी बलिया जिंदाबाद, रफ़ीक और ज़ोर से चिल्लाया। बोलो मंगल पांडे अमर रहें, मंगल पांडे अमर रहें, बोलो हर हर महादेव, संजय ने हंसी दबाते हुए कहा। इतनों नहीं चढ़ी है नेता, रफ़ीक ने पिनक में ही सही हंसते हुए कहा। संजय ने ठहाका लगाया। दोनों फिर होली के जयघोष के साथ ट्रैक्टर पर लेट गए। अब कहाँ चलना है? संजय ने पूछा। गंगा घाट भाई, अब खुमार वहीं उतारेंगे, रफ़ीक ने कहा। सारथी, रथ महावीर घाट की ओर ले चलो, संजय ने ट्रैक्टर चालक से कहा। ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर महावीर घाट की ओर मोड़ लिया। रास्ते में लोहा पट्टी से गुजरते हुए जब खिड़कियों से झांकती कोठे वालियां, कस्बियां और वैश्याएं दिखीं तो रफ़ीक मचल गया। उसने ट्रैक्टर रुकवाई तो छतों, खिड़कियों और छज्जों पर से फिक्रे उछल पड़े। फिक्रों को सुनकर रफ़ीक आपे में न रहा, ढोलकी को थाप देने का इशारा किया और ज़ोर से चिल्लाया। देख तमाशा होली का, इस रंग रंगीली मजलिस में वो बाई नाचने वाली हो, मुँह जिसका चांद का टुकड़ा हो और आंखें मै की प्याली हो, बदमस्त बड़ी मतवाली हो, हर आन बजाती ताली हो, मदहोशी हो मैनोशी हो, भड़ुए के मुंह में गाली हो, भड़ुए के भड़ुआ बकते हो, फिर देख तमाशा होली का। रफ़ीक के चिल्लाते ही पूरा ट्रैक्टर चिल्ला उठा। रुकी हुई ट्रैक्टर पर बाई जी की छतों के दोनों आन से रंग भरी बाल्टियों से ट्रैक्टर पर हमले हुए। गोबर, कीचड़, पानी, धूल जो मिला उलट दिया गया। रंग, मिट्टी, कीचड़ से सराबोर होकर टोली ट्रैक्टर समेत झूमती, चीखती, गाती हुई आगे गंगा घाट की ओर बढ़ गई। मदमस्तों की टोली गंगा घाट की ओर चली ही थी कि रफ़ीक को एक बार और पिनक सवार हुआ और उसने ट्रैक्टर चलाने वाले लड़के से कहा, सारथी, रथ अपने कॉलेज की ओर ले लो।
नेता आज उसे दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर आगे को प्रस्थान करेंगे। मियाँ, क्या नौटंकी है? ट्रैक्टर है, फिर पीछे मोड़ना पड़ेगा। आधा रास्ता आ चुके हैं, फिर शहर से होते हुए जाना पड़ेगा, समझो, संजय ने समझाया। जाना पड़ेगा तो चलेंगे। तुम क्या समझ रहे हो कि हम पिनक में हैं? महाविद्यालय से आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद तो झुन्नू भैया को जांग पर बैठाएंगे, कहकर रफीक ट्रैक्टर ड्राइवर से बोला। सारथी, रथ कॉलेज की ओर घुमाओगे कि हम चाबुक उठाएं? ड्राइवर ने गाड़ी कॉलेज की ओर मोड़ ली। संजय जानता था कि रफीक उस अवस्था में है जहां उससे कुछ भी कहना बेकार है, अतः वह खुद ही चुप हो गया। ट्रैक्टर कॉलेज की ओर बढ़ चला। ट्रैक्टर ज्यों ही कॉलेज के पास पहुंचा, रफीक ने गाड़ी रुकवाई। संजय पहले उतरा और उसके साथ ही झूमते हुए उतरा रफीक। संजय ने रफीक की जिद के कारण कॉलेज गेट को देखते हुए कमर तक झुककर प्रणाम किया और फिर नारियल की जगह एक ईंट उठाकर फोड़ दी और रफीक को देखते हुए कहा, हो गया ना, अब चलें? रफीक ने खुमारी में बोझिल आंखों से भी मुस्कुराते हुए चलने का इशारा किया। दोनों वापस ट्रैक्टर पर सवार होने को ही थे कि संजय ने कॉलेज के भीतर से कुछ आवाज़ें सुनी, सुख भुगाती दबती दबाती आवाज़ें। फिर उसे लगा कि ये उसके मन का वहम है, मगर दोबारा जब आवाज़ आई तो यूं लगा ज्यों कि उल्टियां कर रहा हो। उसे शंका हुई। वह रफीक को कहे बिना ही कॉलेज के मेन गेट की ओर बढ़ा। आम तौर पर छुट्टियों के दिन कॉलेज बंद रहता था, मगर गेट बंद होने पर भी चौकीदार भीतर मौजूद रहता था। संजय ने गेट खटखटाकर चौकीदार को आवाज़ दी। बेनी बाबू। संजय की आवाज़ का पहली मर्तबा कोई जवाब नहीं आया। बेनी बाबू, संजय ने दोबारा आवाज़ दी। कौन है बे? भीतर से एक रोबीली मगर फंसी फंसी सी आवाज़ आई। संजय उस आवाज़ और तेवर से समझ गया कि यह आवाज़ बेनी बाबू की नहीं हो सकती। उसने सवा तेवर से कहा, तुम्हारे बाप हैं, खोल दरवाज़ा। संजय गरजा। संजय की आवाज़ के बाद भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई, मगर संजय को चिल्लाता सुन रफीक का खुमार हिल गया। वे और साथ के कुछ लड़के ट्रैक्टर से उतरकर गेट पर आ गए। बेनी बाबू, लड़की वड़की लाए हैं क्या? खोलिएगा कि पुलिस से खुलवाएं? अब की रफीक ने जोर डांटते हुए कहा तो गेट पर कुछ खड़बड़ाहट हुई और बेनी बाबू ने ही गेट खोला। गेट खोलते ही बेनी बाबू हाथ जोड़कर लगभग कांपते हुए लाचार से एक ओर खड़े हो गए। संजय उनको परे कर जब भीतर घुसा तो कॉलेज प्रांगण की स्थिति देखकर वह सन्न रह गया। कॉलेज के क्लास तो बंद थे, मगर प्रांगण में ही लगभग 25-30 लड़के शराब के नशे में लगभग बेहोश थे। सारे प्रांगण में पेड़ों, खंभों और दीवारों पर रंग बिखरे हुए थे और जगह जगह अनुपम राय के समर्थन के स्लोगन लिखे हुए थे। संजय के साथ साथ रफीक और कुछ और लड़के भी घुस आए। भीतर पड़े लड़के बेसुध थे। संजय ने चारों ओर की स्थिति देखी और गरज कर कहा, कौन मजमा लगाया है बे? नेताजी प्रणाम। वहीं रोबीली आवाज़ फंसी हुई आई। आवाज़ अनुपम राय की थी। अनुपम राय लड़कों की भीड़ में से आगे आते हुए बोला। अनुपम राय, झुन्नू भैया का समर्थित प्रत्याशी, 6 फीट के आसपास का आकर्षक युवक। बाहरी परिवेश से आने के कारण उसके पहनावे ओढ़ावे में भी एक अलग बात थी। एक पाश्चात्यपन था। जीन्स के ऊपर पहना हुआ कसा कुर्ता रंग से सराबोर ही था। पाँव में कीमती सैंडल और चाल में गर्व। उसके देखे से एक बात साफ थी, वह ये भी कि वह अपनी साथियों की तरह नशे में धुत नहीं था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने पी हो, मगर फिर भी वह पूर्णतया होश में था और अब ठीक संजय और रफीक के सामने खड़ा था। ऐसे होगी नेतागिरी? संजय ने तेज आवाज में ही कहा। आप सिखाएंगे हमें कैसे होगी नेतागिरी? अनुपम ने मखौल उड़ाते हुए कहा। अनुपम के पीछे भी 2-1 लड़के आकर खड़े हो गए थे। नहीं बाबू, नेतागिरी तो तुम्हें झुन्नू भैया सिखा रहे हैं।
तो उन्होंने तुम्हें आचार संहिता के बारे में कुछ नहीं बताया? संजय ने अनुपम को तरेरते हुए कहा। क्या लिखा है उसमें? अनुपम ने बेफिक्री से कहा। अनुपम के इतना कहने पर रफीक, जो अब थोड़े बहुत होश में था, अनुपम की ओर बढ़ा, मगर संजय ने उसे हाथ लगाकर रोक दिया और अनुपम से कहा, उसमें लिखा है कि कॉलेज परिसर में किसी किस्म का अवैधानिक कार्य निषेध है और चुनाव प्रचार के लिए भी कॉलेज परिसर में गंदा नहीं किया जा सकता। संजय के इतना कहते ही अनुपम ने मुस्कुराते हुए कहा, अवैधानिक तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था। दोस्त यार थे, थोड़ा बहक गए। वैसे होश में तो मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। अनुपम ने रफ़ीक की ओर देखते हुए कहा। अनुपम चुप हुआ ही था कि उसके पीछे खड़ा लड़का नशे की हालत में ही बोला, आचार संहिता तो चुनाव की घोषणा के बाद लागू होती है, सो आचार संहिता का हवाई जहाज बनाकर उड़ा दीजिए। हवाई जहाज तो हम तुम्हारा बनाएंगे बेटा, 1 मिनट रुको। अब की रफ़ीक ने कहा। अपने फ़ोन से झुन्नू भैया को फ़ोन मिलाया। फ़ोन झुन्नू भैया ने ही उठाया। रफ़ीक ने उसे स्पीकर पर कर दिया और बोला, भैया हैप्पी न्यू ईयर। कौन मूर्ख है बे? इधर से झुन्नू भैया की आवाज़ आई। भैया, आपके प्रत्याशी कॉलेज परिसर में दारू पीते और रंगरलियां मनाते धरे गए हैं। पूछने पर हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। अब हम कोतवाली फ़ोन करने से पहले आपको फ़ोन कर लिए। इतना समझदारी का काम किए हैं और आप कह रहे हैं कौन मूर्ख है बे? रफ़ीक ने धीमे धीमे रुक रुक कर कहा। बबलू वहाँ है? झुन्नू भैया ने तैश में कहा। बबलू तो पता नहीं कहाँ है भैया, यहाँ तो जो है अपना नाम अनुपम राय बता रहा है, रफ़ीक ने कहा। अरे उसी का नाम बबलू है, उसे फ़ोन दो। लीजिए, हमारी बात का तो भरोसा नहीं है आपको। बोलो बबलू बेटा, रफ़ीक ने मोबाइल आगे कर चढ़ाने के अंदाज में कहा। बबलू निकलो वहाँ से जल्दी से, झुन्नू भैया ने तेज़ आवाज़ में लगभग आदेश देते हुए कहा। ये सुनते ही रफ़ीक ने फ़ोन अपनी ओर किया और बोला, अरे नहीं झुन्नू भैया, ऐसे कैसे? लड़के से कहिए कि जो गंद यहाँ फैलाया है साफ करके निकले। आप क्या चाहते हैं कि दारू की बोतल सिविल लाइंस कोतवाली के दरोगा साहब उठाएं? और ये जो कॉलेज भर को अपने नारे से रंग दिया है, ये भी कहिए कि साफ करके जाए। रफ़ीक की बात सुनकर संजय मुस्कुरा दिया। झुन्नू भैया ने अनुपम को क्रोध में ही सही मगर वैसा ही निर्देश दिया। अनुपम ने अपने दोस्तों की ओर देखा। 2-1 लड़के छोड़कर शायद ही कोई चल पाने की स्थिति में था। रफ़ीक ने आग में घी डालते हुए 1 बाल्टी पानी भरकर अनुपम के सामने इस गरज से कर दिया कि अब पेड़ों और खंभों पर लिखे सारे मिटाओ। अपमान का घूंट पीते हुए भी अनुपम वह सब काम किए जो उसे नागवार था। कम से कम अपने दोस्तों, अपने प्रतिद्वंदियों के सामने कपड़ा उठाकर अपने ही नारे मिटाना अपमान ही था। अनुपम अपमान रख चुका था। लगभग आधे घंटे में सारी सफाई होने के बाद संजय और रफ़ीक की टोली फिर शोर मचाते हुए गंगा घाट की ओर मुड़ी तो उन्होंने चौक में लगी एक मूर्ति के आगे रंगों से सराबोर डाक साहब को बैठे हुए देखा। डाक साहब घुटने को हाथों से बांधे डरे हुए बुदबुदा रहे थे। लाल किले में उस दिन एक जलसे में इतनी छोटी बात पर बादशाह को गुलाम कादिर खान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। वह नहीं जानते गुलाम कादिर खान शैतान का जाया है और शैतान अपमान भूलते नहीं। तो आज के लिए इतना ही। नए एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।